हाँ, आनंद जी, सबसे पहले आप ये बताएँ कि अभी विद्यालय में आपका जो आप वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान हो, तो अभी विद्यालय में कौन-सी योजना चल रही है? कोई भी 3 योजनाओं के नाम बताएँ आप। जी श्रीमान, एक तो अभी एनीमिया की शिकायत ज्यादा रहती है बच्चों में। इसी वजह से एक तो आयरन टेबलेट देने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत हर 7 दिन के अंदर 1 से 5वीं तक गुलाबी रंग की गोलियां और 6ठी से 8वीं तक नीले रंग की गोलियां वितरित की जाती हैं। और इसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की योजना है। और कक्षा 9 में जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं, उनके लिए साइकिल योजना। और इसके अतिरिक्त जो दूर से बालिकाएं आती है और जिनको साइकिल योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें ट्रांसफर वाउचर के तहत परिवहन भत्ता का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इन वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। जी श्रीमान। जी, जी। अभी सरकारी जो विद्यालयों के अंदर नो बैग जो प्रोग्राम चल रहा है, वो क्या है? जी श्रीमान, विद्यार्थियों पर पुस्तकों का बहुत ज्यादा दबाव है, अतः पुस्तकें को दबाव को कम करने के लिए एवं उनके पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विकसित करने के लिए प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5 शनिवार के कार्यक्रम इस प्रकार है। पहला शनिवार राजस्थान जनो, दूसरा शनिवार के अंदर भाषा कौशल, तीसरे शनिवार के अंदर खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथे जो शनिवार है और उसके अंतर्गत मैं वैज्ञानिक बनूंगा, एवं 5वें शनिवार के अंतर्गत बाल सभा मेरे अपनों के संग। इस प्रकार इस योजना के जिस बहुत बढ़िया। अभी हाल ही के वर्षों पर अगर आपने नज़र डालते हैं, तो सरकारी विद्यालयों के अंदर नामांकन जो संख्या है, वो काफ़ी बढ़ी है। तो इसका क्या कारण मानते हो आप? श्रीमान, सरकारी विद्यालय में विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो अभी शुरू से बताई थी, वो बड़े स्तर पर संचालित हो रही है। और इसके अंतर्गत एक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, मिड डे मील योजना, ये ऐसी योजनाएं जिसने विद्यार्थियों को आकर्षित किया है। और इसके अतिरिक्त भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन, इन दोनों की भी पूर्ति जहाँ तक उसके विद्यालय में की जा रही है, ये भी एक प्रमुख कारण है। और सरकार द्वारा इस हेतु जो बड़े स्तर पर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो भी एक उत्साही कारण है। जी। और एक अगर अन्य कारण जो अगर वर्तमान का सामान्य कारणों में माने, कोरोना काल के दौरान भी सरकारी विद्यालयों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ी है, क्योंकि निजी विद्यालयों को बड़े स्तर पर जी, जी। ठीक नुकसान। ठीक है आनंद जी। बुनियाद जो कार्यक्रम चल रहा है अभी 6 जिलों में चल रहा है, वो क्या है? जी सर, वापस सुनना चाहूंगा। बुनियाद जो कार्यक्रम चल रहा है अभी विद्यालयों में, वो क्या है? सलमान, बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत जो विद्यार्थी जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रखे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए संभवतः मुझे जहां तक ध्यान आ पा रहा है, उससे संबंधित है, ताकि उनका शैक्षणिक उन्नयन पुनः किया जा सके। अच्छा, अच्छा। ठीक है। विद्यालय के अंदर या आप कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों में जो संवाद कौशल है, उसको कैसे विकसित करोगे? जी श्रीमान, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के अंदर जो आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहभागिता बने और विद्यार्थी प्रार्थना स्थल के अंदर आगे से आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है प्रार्थना स्थल पर, उनमें भाग ले। विभिन्न जयंतियां मनाई जाती हैं, उनमें बड़े स्तर पर भाग ले। इसके अतिरिक्त विभिन्न उत्सवों, जयंतियों एवं सेमिनारों के माध्यम से अधिक उनको प्रोत्साहित करना, ताकि वो आगे आकर मंच के माध्यम से अपने विषयों को अधिक रख सके। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो विषय जो शिक्षा से संबंधित है, उन पर संवाद करना। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं अगले सदस्य से निवेदन करता हूँ कि आगे की प्रश्न जारी रखें। जी धन्यवाद। नमस्ते आनंद जी। नमस्ते सर। आवाज आ रही है? जी। ठीक है। सहज हैं आप? जी सर। ठीक है, आप हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बताएं सर, कैसे हिंदी की उत्पत्ति किस तरह से हुई है? जी श्रीमान, हिंदी के संदर्भ में हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो। नहीं, शब्द की नहीं बतानी है आपको।
जी, वापस से सुनना चाहूँगा सर। शब्द की उत्पत्ति नहीं बतानी है, आपको हिंदी की उत्पत्ति बतानी है कि हिंदी का जो अभी वर्तमान जो चल रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से और किस तरह से हुई है। जैसे हम बताते हैं ना कि संस्कृत से हिंदी आई है, तो किस तरह से विकास क्रम क्या है हिंदी का? जी श्रीमान, अगर हिंदी के विकास के संदर्भ में विवेचना करें तो प्रारंभिक भाषाओं में संस्कृत से पाली, पाली से अपभ्रंश और अपभ्रंश से पुरानी हिंदी और हिंदी से फिर अपने पुरानी हिंदी से हिंदी का उन्नयन माना जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर वो लिपियों से माने तो गुप्त लिपि से गुप्त काल के अंदर फिर गुप्त लिपि थी, उसमें उस समय उसके बाद में फिर कुटिल लिपि से ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार हिंदी देवनागरी लिपि में विकसित हुई थी। और इसका जो प्रारंभिक देव विकास हम आदिकाल से देखते हैं, और आदिकाल से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर देश भाषा और फिर हिंदी अभी आधुनिक दौर में पहुंची। और आधुनिक समय के अंदर 5 मुख्य भाषाएं और 17 बोलियों को समन्वित रूप से हिंदी के नाम से हम पहचान सकते हैं। जी, आपने देवनागरी की बात की अभी। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं बताएं, आप क्या-क्या विशेषताएं हैं देवनागरी की? जी श्रीमान, देवनागरी लिपि में हम जिस प्रकार हम पढ़ते हैं उसी प्रकार हम बोलते हैं, उसी प्रकार हम लिखते हैं। अर्थात इसके लिखने, बोलने और सुनने सभी में एक रूपता देखने को मिलती है। दूसरा, देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। तीसरा, देवनागरी लिपि का जो वर्गीकरण वो आधुनिक है एवं जो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार है। और ऐसा माना जाता है कि ध्वनि यंत्रों का जो संपूर्ण उपयोग है वो देवनागरी लिपि के माध्यम से ही संभव है। जी श्रीमान। कुछ कमियां भी देखते हैं क्या आप देवनागरी लिपि में? जी श्रीमान, देवनागरी लिपि की अगर वर्तमान संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, इस जमाने के अंदर देवनागरी लिपि में टंकण के माध्यम से लिखना थोड़ा जटिल। मुद्रीकरण आवाज़ और पहुंच नहीं टंकण। पाई सर आपकी। जी सर। जी श्रीमान, देवनागरिक लिपि आज जो सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, इस जमाने के अंदर जहाँ सूचनाएं सारी कंप्यूटर के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, उसमें टंकण एवं मुद्रण के अंदर एक तो हिंदी में समस्या आती है देवनागरी लिपि के माध्यम से। दूसरा, जो शब्द है वो भी कितना ही महसूस की जाती है। तीसरा, इसमें जो र है, र का भी थोड़ा भिन्न भिन्न उपयोग होता है, उस दृष्टिकोण से भी समस्याएं देखी जाती है। इसके अलावा चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है, ये भी थोड़े जटिल कारक है देवनागरी लिपि के। ठीक है आनंद जी, आपने अभी बात की टंकण और मुद्रण, क्या ये दोनों शब्द अलग-अलग हैं या एक ही चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं? जी श्रीमान, टंकण का आशय होता है कि हम जिसको कंप्यूटर में जब फीड करते हैं, अगर मैं इस भाषा के अंदर बोलूँ तो वो तो हो गया टंकण, और मुद्रण का मतलब हो गया उसको फिर छपाई के आधार पर उसको जो प्रिंट निकलता है वो हो गया मुद्रण। अ, थोड़ा तथ्यात्मक एक प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक कौन-सी है जो देवनागरी लिपि में जिनको लिपिबद्ध किया गया? कुछ याद आ रहा है आपको? जी श्रीमान, एकदम सहसा तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, कोई क्षमा कर। बात नहीं। आप मुझे गद्य का विकास क्रम बताएँ, हिंदी गद्य का विकास किस तरह से हुआ है? जी, आचार्य शुक्ल जी के दृष्टिकोण से देखिए तो गद्य का विकास प्रारंभ में गद्य की कसौटी उन्होंने निबंध को मानी है। यद्यपि अगर अगर हम गद्य के विकास क्रम को देखें तो सर्वप्रथम नाटक का उद्भव माना जाता है, और नाटक के उपरांत निबंध, और निबंध से फिर कथा साहित्य की शुरुआत होती है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने निबंध को कितने भागों में बाँटा, कुछ याद है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार निबंध का विभाजन, हाँ? जी। सर ठीक है, आप उनका निबंध का विभाजन कीजिए, कोई बात नहीं। निबंध का विभाजन कीजिए आप, किस तरह से बाँटा जाता है निबंध? जी श्रीमान, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ निबंधों को एक तो भारतेंदु युग, और उसके उपरांत शुक्ल पूर्व युग और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इस प्रकार विभाजन किया जाता है निबंधों का। और हाँ जी चलिए श्रीमान। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपका साक्षात्कार रहा। स्वाति मैम जुड़े आप? ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी सहज हूँ मैं। तो कहाँ से प्रश्न पूछे जाए आपसे? वैसे तो मैंने सामान्य अध्ययन किया है, किंतु मैंने
आज रघुवीर सहाय जी की काव्य संवेदनाओं के बारे में अध्ययन किया है और काव्य शास्त्र में सामान्य अध्ययन किया है। रघुवीर साय के बारे में जिस इनके राजनीति के संबंध में क्या विचार है, या फिर राजनीति के ऊपर जो कविताएं लिखी उनके बारे में थोड़ा। जी मैम, राजनीति के संदर्भ में जिस समय ये कविताएं लिख रहे थे, इनकी कविताएं एक तो चेतावनी की कविताएं हैं और परिवर्तनशीलता की कविताएं हैं, और इन्होंने अपनी कविता में जो राजनीतिक जो विद्रूपताएं हैं उन पे गहरा व्यंग्य कसा है, और व्यंग्यात्मक कविताएं इनमें प्रचंड स्तर पर लिखी है। जैसे आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनकी जो राजनीतिक कविताओं में प्रमुख मानी जा सकती है। यथा वो जैसे वो राजनीतिक कटाक्ष के रूप में कहते भी है कि मैं गया वाजपेयी जी से पूछ आया देश का हाल, गया वाजपेयी जी से पूछ आया देश का हाल, पर नंगी औरत को नहीं उड़ा सका कंबल रेलगाड़ी में 20 आदमियों के बीच। ये एक कटाक्ष है जो देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था होने के उपरांत भी एक महिला को, निवस्त्र महिला को मैं कंबल नहीं दे सका। ये आक्रोश की भावना है जो राजनीतिक धारणा के विरुद्ध प्रकट होती है। इसी प्रकार ये कहते हैं कि राजनेताओं पर प्रहार करते हुए कि हाँ हाँ करते हुए, हैं करते हुए, हाय हाय जी, मैं बिल्कुल रोकना संबंध। चाहूँगी आपको। जी मैम। इनके और समकालीन रचनाकारों को देखा जाए तो कौन-कौन है? इनके कवि या समकालीन फिर लेखक जो भी हो। एक तो धूमिल जी है जो इनके समकालीन ही रचना कर रहे थे, समकालीन कविताओं के प्रमुख हस्ताक्षर धूमिल है। और बाकी ये जैसे द्वितीय तार सप्तक से संबंधित है तो इनके प्रमुख कवि वही द्वितीय तार सप्तक वाले माने जाएंगे, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र है और धर्मवीर भारती है, नरेश मेहता इत्यादि। जो द्वितीय तारसप से करता है उसमें महिला रचनाकार कौन थे? महिला रचनाकार गिरजा कुमार माथुर। तो तृतीय में? तृतीय में कीर्ति चौधरी है और चतुर्थ में सुमन राजी। आपने कोई रचना पढ़ी है? किसकी मैम? जो भी महिला रचनाकार तारसप में आते हैं। नहीं नहीं मैडम, अभी तो मैं इनका अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, तो बताइए। आप ये बताइए कि जो छायावाद काल है उसमें एक अलंकार आता है विशेषण विपर्य, तो उससे आप क्या समझते हैं? अभी तो मैं थोड़ा स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा मैडम उसको। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए कि जो छायावाद काल है उसमें कुछ नए अलंकार आए थे, तो कौन कौन से अलंकार प्रमुख रूप से एक देखे तो जाते हैं? आपने विशेषण विपर्य और मानविक अलंकार, इसका बड़े स्तर पर उपयोग होता है। उपचार वक्रता भी आते हाँ, होगा। उपचार वक्रता, लाक्षणिकता, ये उसकी जो ध्वन्यात्मकता है इनकी बढ़िया भाषा शैली के अंतर्गत कला पक्ष में मानी उपचार जाती है। वक्रता से क्या समझते हैं? जी मैम, उपचार वक्रता का आशय है कि जो बात सीधी और सपाट नहीं करके विचित्र और थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से या ध्वनि के रूप में कही जाए, वो उपचार वक्रता है। अच्छा, छायावाद काल से आपके प्रिय कवि कौन है? जी मैम, प्रसाद जी मेरे प्रिय कवि है। अच्छा, तो छायावाद काल के जो 4 प्रमुख कवि हैं, तो इन पर कौन-कौन से दर्शन का प्रभाव पड़ा है? जी मैम, प्रसाद जी पर शैव दर्शन का प्रभाव माना जाता है, और जो निराला जी है उन पर वेदांत का, और इसके अतिरिक्त पंथ जी पर अरविंद दर्शन का, और महावीर, ये महादेवी वर्मा है, उन पर दुखवाद बौद्ध दर्शन का प्रभाव माना जाता है। जो पंत जी पर प्रभाव पड़ा है अरविंद दर्शन का, उससे क्या समझते हैं? जी मैम, वो एक बार उनके जीवन काल के अंदर एक बार वो रुग्णावस्था में गए थे, उस दरमियान वो चेन्नई में थे, और चेन्नई में वहीं पर बीमारी के दौरान ये अरविंद दर्शन के संपर्क में आए थे, और वहां पर इनसे भेंट भी हुई थी। तो उस समय काफी पुस्तकों का अध्ययन भी किया था, तब ये इस ओर काफी झुके थे। कि छायावाद काल को जो शक्ति काव्य कहा जाता है, इसके क्या कारण है? ये एक तरफ जी हम छायावाद काल के लिए बोलते हैं कि उसमें पलायनवादिता देखने को मिलती है, दूसरी तरफ उसको शक्ति काव्य भी कहा जाता है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए आप। जी मैम, अगर पहले संदर्भ को ले पलायनवादिता का, तो ये तो मेरे ख्याल से अनुचित है, क्योंकि ये समरसतावादी काव्य है, विश्व बंधुत्व का भाव है, और स्वतंत्रता की चेतना छायावाद के माध्यम से प्रस्फुटित होती है, और जो उसका मूल अर्थ है
उसको अगर व्यंग्यार्थ में लिया जाए तो मूलतः पलायनवादी दृष्टिगोचर नहीं होगी, क्योंकि वो प्रसाद जी की वो मुझे बुला दे नाविक धीरे धीरे उस पंक्तियों के आधार पर वो पलायनवादिता का आरोप लगाते हैं, जबकि ये उपयुक्त नहीं है। वो एक विरह काव्य है और उसके माध्यम से निजी भावनाएं वो ध्वन्यात्मक रूप में व्यक्त होती है। और इसी प्रकार अगर शक्ति काव्य के संदर्भ में विवेचना करें तो उस समय शक्ति की उपासना के रूप में काव्य लिखे गए थे, जैसे कि राम की शक्ति पूजा उस समय प्रकाशित हुई थी, और प्रसाद जी की कामायनी के अंदर भी ऐसे शक्ति की आराधना से संबंधित विषय आते हैं, और स्वतंत्रता की चेतना भी व्यक्त हुई। तो उस दृष्टिकोण से शक्ति का काव्य भी कहा जाता है छायावाद को। अच्छा, एक प्रश्न मेरा रीतिकाल से है कि रीतिकाल में जो बिहारी कवि हैं उनको नागर कवि कहा जाता है, इसके क्या कारण है या किस रूप में उनको नागर कवि कहा जाता एक बार वापस सुनना चाहूँ, थोड़ी आवाज कम आ रही है मैडम। है? अच्छा, बिहारी है रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि, उनको नागर कवि कहा जाता है, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। नागर कवि मैडम मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा स्पष्ट ही उत्तर हो पाएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ इस बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं। बिहारी के जो बिहारी सत्संग है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि उसके ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं किन किन ने लिखी है? जी, गागर में सागर के रूप में बिहारी सत्सवी प्रसिद्ध है, और इसकी जो टीकाएं हैं वो एक तो परमानंद श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है, इसके अलावा लाला भगवान दीन द्वारा लिखी है, इसके अतिरिक्त मुंशी देवी प्रसाद द्वारा इसकी टीका लिखी गई है, और इसके अलावा अंबिका प्रसाद द्वारा इसको रोला छंद में इसको प्रेरित किया गया है। जी अच्छा, तो समय आपका समय हो गया। साक्षात्कार बहुत ही अच्छा रहा। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।